हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के संदर्भों की जब बात की जाए तो आज के क्रम में जिस एक बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा होने जा रही है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है और विषय के लिए भी थोड़ा सा इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से दूसरा टॉपिक हम उठाने वाले हैं। क्योंकि परीक्षा में जो विषय आपकी परीक्षा में निरंतर पूछे जाते हैं उसमें एक तो होता है राज्य की कला संस्कृति जो हमारे परंपरागत तरीके से स्थापित है। दूसरा हमारी यूपी की जनसंख्या और तीसरा जो होता है वह मुख्य रूप से हमारे प्रदेश की जनजाति और इसके अलावा मेला त्योहार और बाकी सारी चीज़ें कृषि वगैरह और सम्मिलित रूप से। तो इसी आज महत्वपूर्ण टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं यूपी की जनजातियों के बारे में। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि आज हम उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जनजातियों की अगर बात की जाए तो इनको अंग्रेजी में क्या नाम दिया जाता है तो इनके बारे में आपने सुना होगा। इनको यष्टी कहा जाता है। यष्टी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी जो संविधान है उस संविधान में कई सारी अनुसूची हैं। तो उन्हीं अनुसूचियों में इनको सूचीबद्ध किया गया है, उनमें इसका नाम दिया गया है। इसी कारण से हम इसको अनुसूचित कहते हैं। ठीक है, बस यही ध्यान रखिएगा। तो अनुसूचित जनजातियां, जनजातियों के मुख्य मंतव्य की अगर बात की जाए तो पहला बिंदु तो ये आप जानते हैं कि ये हमारे मुख्य सोसाइटी में नहीं निवास करती हैं, बल्कि इनका जो रहन सहन है वो थोड़ा सा समाज से हटके है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे पहाड़ी एरिया, कोई जंगल का क्षेत्र, अधिकतर पहले वहीं पर रहते थे। अब तो थोड़ा सा इनका बसावट शहरीकरण की तरफ हो चुका है। आज यूपी की जब बात की जाए तो कल हमने चर्चा भी किया था कि 2011 की गणना जो है उस 2011 की गणना ये बताती है कि यूपी के अंतर्गत कुल जनसंख्या की 0.6% जो है वह क्या होती है, आपकी जनजाति हमारे यूपी निवास करती है। और इनमें भी जब बात आती है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे निवास करते हैं तो जनजातियों के विषय में ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वह हमारे यूपी के सोनभद्र में निवास करती है, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु आता है कि यहाँ पे सबसे न्यूनतम अर्थात सबसे कम जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो ये आपके बागपत में निवास करती हैं। दो बिंदु ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सोनभद्र में निवास करते हैं और सबसे कम आपके बागपत में। इवन अगर देखा जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे निवास करती हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक संख्या के आधार पे और सर्वाधिक परसेंटेज के आधार पे तब भी यही आपका सोनभद्र होगा। और पुनः अगर देखा जाए तो फिर बात आती है न्यूनतम प्रतिशत के रूप में कहाँ पे निवास करती हैं तो न्यूनतम प्रतिशत के मामले में फिर से आपका यही बागपत होगा। तो आंकड़ा लगभग सेम है। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि सोनभद्र में संख्या के आधार पे भी सबसे ज़्यादा और सोनभद्र में आपके परसेंटेज के मामले में भी सबसे ज़्यादा आपकी जनजाति निवास करती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो बिंदु और ध्यान रखिएगा लगे हाथ। पहला बिंदु तो ये आता है कि ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम। आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यूपी में कहीं पर भी मतलब कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। तो कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है उसका संदर्भ क्या है? कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती अगर उसकी बात की जाए तो इस मामले में हमारे दो जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो खासा ध्यान रखिएगा। एक का नाम आपने सुना होगा जालौन के रूप में, जालौन। और एक की जब बात की जाए तो एक का नाम है अयोध्या। तो जालौन और अयोध्या की जब बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब एक बिंदु और लगे हाथ ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य। क्योंकि पंजाब राज्य की जब बात की जाए तो पंजाब राज्य में भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। ये तो थोड़ा सा संदर्भ हो गया। बात करते हैं हमारे यहाँ पे जनजातियों को लेकर के। देखिए इनकी जो संकल्पना पहले चरण में निकल के आती है वो निकल के आती है 1967 में। अब आप कहेंगे 1967, एक्चुअली जो संविधान है उसमें सूची, तो सूची में लिस्टेड कैसे किया जाए? हम कैसे जानेंगे कि भाई ये जाति है, अनुसूचित जनजाति है या किसी दूसरी कैटेगरी का है? तो उस कंडीशन में चूंकि संविधान के अंतर्गत जो सूची वगैरह है उसमें जो फेर बदल करने का कार्य होता है वो तो राष्ट्रपति के अनुसार होता है। तो 1967 में पहले चरण में क्या किया गया, आपकी 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया, सूचीबद्ध किया गया, जो हमारी यूपी से समय थे। देश के अलग अलग भागों से अलग अलग थे, लेकिन जब हम यूपी की शुद्ध रूप से बात करते हैं तो 5 जनजातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया। तो 5 जनजातियां हमारी यूपी की थी।
लेकिन सीन क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि बीच में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तेजिलों जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया जाता है। तो अभी हमने शुरू में बताया कि जितनी भी जनजातियां हैं अधिकतर वो पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया में निवास करती थी। उत्तराखंड तो कायदे से पहाड़ है, तो पहाड़ पे रहने वाली जो जनजातियां थी वो वहीं चली गई। तो हमारे यहाँ पर कौन बचा? इन 5 जनजातियों में से केवल हमारे यहाँ पर 2 बचे, और इनके नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आता है थारू और एक नाम आता है बुक्सा। बाकी 3 जनजातियां, तो बाकी 3 जनजातियां उत्तराखंड में शुद्ध रूप से चली जाती हैं। तो बची कौन? 2 शेष हो जाती हैं। फिर एक कथन और आता है कि 2000 में हमारे चूंकि उत्तराखंड राज्य का बंटवारा हुआ, तो उसके बाद 2003 में एक बार फिर से हमारे यही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया गया, यहां पर 2003 के अंतर्गत 10 नई जातियों को ऐड किया गया। और इस दशा में अब हम कितनी संख्या कहेंगे? तो 10 नई ऐड की गई और 2 हमारे यहां पर पहले से थी। तो कुल मिला जुला के कितनी हो गई? तो अब हमारे यहाँ पे यूपी में कुल जो रहती हैं वह 12 जनजातियां रहती हैं। ये पहला बिंदु है। दिखेगा कि यूपी की जब बात की जाए तो आज यूपी में निवास करने वाली जो जनजातियों की संख्या है वह कुल आज वर्तमान आपको 12 दिख मिलती है, जो हमारे यहाँ पर एक्चुअल में निवास करती है। एक क्वेश्चन आपको कई बार परेशान करता होगा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। एक्चुअली जब आप जनजातियों की सूची वगैरह देखेंगे या जनजाति मंत्रालय का जो वेबसाइट वगैरह है उस पर आप देखेंगे तो आपको आंकड़े मिलेंगे 15। तो अब आप कहेंगे या तो हम झूठे या तो ये वेबसाइट झूठा। तो वेबसाइट तो झूठा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने तो आंकड़े दिए हैं। तो यहाँ पे संदर्भ तो समझिए, ये जो 15 आंकड़ा बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि 10 बाद में ऐड की गई और 5 आपके पहले से थी। तो 10 और 5 गिनती के हिसाब से 15 ही होता है। लेकिन असल में क्या है? असल में 3 जनतियां उत्तराखंड में चली गई, जो सरकार इस बात को अभी काटी नहीं है। जैसे आप समझिएगा कि आपके घरों में आपके परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, कई सारे सदस्यों में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का शादी ब्याह हो जाता है, तो राशन कार्ड में नाम नहीं कटने से क्या वह व्यक्ति आपके घर में विद्यमान है? नहीं है ना, वो तो चला गया। बस वही है कि आपके कार्ड में नाम बना है। तो उसी तरीके से अभी जब हम सेंट्रल सरकार की बात की, चूंकि सेंट्रल सरकार के ही माध्यम से इसको अनाउंस किया गया, तो उनकी सूची में 15 नाम आते हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि हमने देखा कि 3 जनजातियां तो उत्तराखंड में चली गई हैं लोकेशन के आधार पे। तो इसी कारण से अब हमारे यहाँ पर केवल 12 निवास करती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बिंदु यहीं पे और क्लियर करते चले, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर शुरुआती दौर था, उत्तराखंड हमारे साथ था, तो उस टाइम पे हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी जाति थी उसका नाम था गोंड, और गोंड सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जब आपके उत्तराखंड बंटवारा होने के बाद अब हमारे राज्य की बात आई, तो हमारे पास क्या है? जैसे यूं समझिएगा कि गांव में आपके गांव में 5-6 लोग मिल करके अपना एक परिवार बना के रहते हैं, तो संपत्ति ज्यादा होती है कि नहीं होती है? और लेकिन अब सारे भाइयों में बंटवारा हो जाए फिर क्या होगा? तो संपत्ति के ही तो टुकड़े होंगे। और इवन आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कमाता है उसके पास संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा आएगा, और जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है उसके पास संपत्ति का ज्यादा हिस्सा आएगा। तो गोंड जनजाति जो थी, जिनकी नंबर्स ज्यादा थे, लेकिन ये मुख्य रूप से पहाड़ी एरिया में रहते, ये उत्तराखंड चले गए। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल जनसंख्या में से सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या बनी, उनका नाम क्या आता है? तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, उनको हम नाम देते हैं अपने यहाँ पे थारू। ठीक है। तो एक बिंदु आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हमारी यूपी की खास करके सबसे बड़ी जाति, तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाली जाति है उसका नाम क्या है? वह आपके थारू है। तो सबसे बड़ी जाति, जनजाति समूह की जब बात की जाए तो उसका नाम है थारू। अब अगर हम कुछ एक जनजातियों के बारे में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये बिजनौर जिला है, यहाँ पे कौन पाई जाती है? तो यहाँ पे माही गिर पाई जाती है, और माही गिर के अलावा बुक्सा पाई जाती है। तो अगर हम बात करें बिजनौर जिले के बारे में, तो यहाँ पे माहीगीर और माहीगीर के अलावा बुक्सा, ये जो तराई का क्षेत्र दिख रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए जिसमें कई सारे जिले शामिल हैं, इन द सेंस आप कह सकते हो कि इन जिलों में जैसे बलरामपुर शामिल है, गोंडा शामिल है, सीतापुर शामिल है, लखीमपुर शामिल है, बहराइच शामिल है। तो इनमें विस्तारित रूप में क्या करते हैं? यही थारू लोग निवास करते हैं। तो थारू लोगों की जो संख्या है वो अत्यधिक मात्रा में निवास करती है। इवन अगर देखा जाए तो इनका विस्तार आपको सिद्धार्थनगर, महाराजगंज तक भी आपको दिख मिलता है। ठीक है। तो अगर हम अपने यूपी में बात करें तो थारू जनजाति जो है ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, और मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये तो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, यहां पर इनकी संख्या अच्छी खासी मात्रा में निवास करती है। तो थारू की जब बात की जाए तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, इन सब में क्या होती है? इनकी एक अच्छी खासी संख्या निवास करती है। ठीक है।
इनकी जब बात की जाए तो इनकी एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे निवास करती है। बेसिक अगर देखा जाए तो एक जनजाति ध्यान रखिएगा जो बनारस में रहती है उसका नाम है चेरो। चेरो जनजाति एक छोटी सी संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे निवास करती है, यह आपके चेरो जनजाति जो है वो आपके बनारस में निवास करती है। फिर हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक जनजाति नाम आपने कई बार सुना होगा जो हमारे यहाँ पर कत्थे का व्यापार करती है, वह कौन सी है, तो उसका नाम है खरवार। खरवार जनजाति, खरवार या जिसको एक शब्द में कई बार बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं, खैरवार भी नाम देते हैं। ठीक है, तो खरवार या जिसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार इसको खैरवार भी नाम देते हैं। ठीक है, तो खरवार या जिसको हम क्या बोलते हैं, खैरवार, ये हमारी यूपी में पाई जाने वाली एक विशेष जनजाति के रूप में जानी जाती है जो मुख्यतः क्या करती है, कत्थे वगैरह का व्यापार करती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो जो यूपी का देवरिया, बलिया, गाजीपुर का लोकेशन है वहां पे इसका नाम होता है। हमारी यूपी में आपने ललितपुर का नाम सुना होगा, यहाँ पे सहरिया नाम की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सहरिया नाम की जनजाति की जब बात की जाए तो यह यूपी के ललितपुर में पाई जाती है। फिर आपकी जनजातियों के क्रम की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बहुत संख्या में आपको गोंड जनजाति देख मिलती है। कौन सी, गोंड। गोंड के अलावा अगर देखा जाए तो धुरिया, धुरिया, धुरिया के अलावा नायक। ठीक है, नायक की जब बात की जाए तो नायक की भी संख्या थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको देख मिलती है। इवन आप कह सकते हो ओझा, ओझा, ओझा के अलावा पठारी। ठीक है, एक्चुअली एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर मुख्य जो जनजातियां वो 12 हैं, लेकिन कुछ जनजातियों की जब बात की जाए तो उनमें क्या है, उनकी उप जनजातियां भी हैं। जैसे आप समझिएगा कि अगर हम मुख्य रूप से कहें कि हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध यही आते हैं ना, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे हिंदू है तो हिंदुओं में क्या होता है, कुछ कहार जाति से हैं, कुछ कुम्हार हैं, कुछ कह सकते हो कि मल्लाह हैं, कुछ पंडित जी लोग हैं, होता नहीं। तो इस तरीके से इनमें भी आपकी क्या होती है, उपजातियां होती हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है पठारी। पठारी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने राजगोंड के बारे में सुना होगा, राजगोंड। इवन पंखा एक जनजाति का उपग्रुप पाया जाता है, पंखा, ये भी आपको यहीं पर देख मिलती है। और थोड़ी बहुत मात्रा मिर्जापुर में ये जो खरवार जनजाति है इसकी भी आपको देख मिलती है। ठीक है, तो मिर्जापुर में ये कुछ जनजातियां आपके बेसिक विद्यमान करती हैं। फिर अगर देखा जाए तो कुछ जनजातियों का संदर्भ ध्यान रखिएगा जो हमारे यूपी के सोनभद्र में निवास करती हैं। ये कौन सी है, तो पहरिया। पहरिया की जब बात की जाए तो एक विशेष जनजाति जो केवल आपके यहाँ पे पाई जाती है। इवन आप कह सकते हो इसी क्रम में जैसे पंखा, पंखा के अलावा पनिका, पंखा, पनिका की जब बात की जाए तो ये भी बेसिकली यहीं पे आपको दिख मिलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चेरो, चेरो के अलावा पठारी। ठीक है, चेरो, चेरो के अलावा अगर देखा जाए तो पठारी, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भुइयां, भुइयां, भुइयां के अलावा खरवार, खरवार या फिर खैरवार। खरवार के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इनके माध्यम से आपने सुना होगा ये लोग एक नृत्य बेसिकली आयोजित करते हैं जिसको हम कई बार नाम देते हैं कर्मा नृत्य। ठीक है, तो कर्मा नृत्य जो होता है वह बेसिकली क्या होता है, इस खरवार जनजाति के ही माध्यम से आपका आयोजित किया जाता है। तो खरवार जनजाति की जब बात की जाए तो ये इसके माध्यम से दिख मिलती है। ठीक है, तो खरवार, खरवार के अलावा अगरिका, अगरिका, अगरिका की जब बात की जाए तो ये भी क्या होती है, यह भी आपको यहीं से दिख मिलती है। तो इन जनजातियों की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे निवास करती है, या यूपी के हमारे सोनभद्र में निवास करती हैं। तो आज मिला जुला के हमारी यूपी में कुल ऐसी 12 जनजातियां होती हैं जो अलग अलग लोकेशन में निवास करती हैं। ठीक है, तो यही इनका पूरा पूरा मंतव्य होता है। मिला जुला के संख्या की जब बात की जाए तो संख्या कितनी है, तो ये 0.6% है। सबसे ज्यादा इनकी संख्या कहाँ निवास करती है, तो सबसे ज्यादा इनकी संख्या सोनभद्र में निवास करती है और सबसे कम आपके बागपत में निवास करती है। हमारी यूपी का जो सबसे बड़ा समूह है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये थारू समूह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। एक दो बिंदु इनके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि राज्य सरकार ने इनके लिए कुछ विशेष कार्य भी करी है। ठीक है, पहले बिंदु की अगर बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, सरकार ने इनके पढ़ाई लिखाई के लिए एक विद्यालय स्थापित किया है। ठीक है, कि जो थारू जनजाति के लोग हैं ये पढ़ाई लिखाई करें, उसके लिए क्या किया है, एक कह सकते हो कि महाविद्यालय स्थापित है। ये कहाँ पे देख मिलता है, तो इस महाविद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपके लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित है। लखीमपुर खीरी जिले की जब बात की जाए तो यहां पर इसकी स्थापना करी गई है।
पहली बात। और दूसरा बिंदु यहाँ पे हमने बताया कि हमारे यूपी में जो सबसे बड़ी जाति समूह है, खास अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजातियों का जो समूह है वह किस रूप में जाना जाता है, वह आपको थारू जाति के रूप में दिख मिलता है। किस रूप में? थारू जाति के रूप में। कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में इनकी संख्या विद्यमान आपको दिख मिलती है। तो तराई की जब बात की जाए तो यहाँ पर इनका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। थारू जनजातियों के लिए हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम था सैनिटरी मार्ट योजना। सैनिटरी मार्ट योजना। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका मंतव्य क्या है? इसका मंतव्य अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर 2001-2 में चालू किया गया। और ये बेसिकली क्यों चालू किया गया? क्योंकि बहुत सारे जो जनजाति के लोग थे वो सर पर मैला ढोते थे। अब हमारे यहाँ पर सर पर मैला ढोने का जो प्रावधान था वो तो समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति जो सर पर मैला ढोते थे, सर पर मैला एक तरीके से कह सकते हो ढोते थे, तो अब क्या होगा? अब सरकार ने इसको तो बैन कर दिया, तो ये कहाँ जाएं? क्योंकि उनका वही रोजगार था। जैसे मान लेते हैं कि हम हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। अब संयोग से कह सकते हैं कि हम जिस लोकेशन में रहते हैं, सरकार ने कहा कि अब कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है, तो संयोग से हमारा रोजगार तो बंद हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस दशा में सरकार आपको कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करेगी ना, कि अच्छा ठीक है, आप पान की गुमटी खोल लीजिए, आप अपना किराने का दुकान खोल लीजिए, या फिर आप पशुपालन कर लीजिए। तो ऐसे कुछ प्रावधान करेगी। तो जो व्यक्ति सर का मैला ढोते थे, अब उनका रोजगार जब समाप्त हो गया, तो सरकार ने उनको क्या किया, खास करके कह सकते हो उनको रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए, खास करके कह सकते हो स्वरोजगार प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया था, इस विषय को चालू किया था, ताकि इन लोगों में क्या किया जाए, रोजगार के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि रोजगार के बाद जो विसंगति उत्पन्न हुई है, ये बेरोजगार हुए हैं, तो इनको इसके अंतर्गत रोजगार वगैरह मुहैया कराया जा सके। ठीक है, तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी यूपी की बात चल रही है, तो यूपी में कुछ विशेष कार्यक्रम आपके चालू किए गए हैं। जैसे एक नाम आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर एकलव्य आवासीय विद्यालय। ये किससे संबंधित है? तो एकलव्य आवासीय विद्यालय की जब बात की जाए तो यह योजना तो वैसे केंद्र सरकार की है और हमारे यूपी में भी लागू है। इसका जो मुख्य मंतव्य है वो है कि जो जनजाति समूह के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या किया जाएगा, एक आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। तो जनजातीय समूह के जो बच्चे होते हैं उनको आवासीय विद्यालय उपलब्ध करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो आवासीय विद्यालय इनके लिए उपलब्ध होगा। जैसे हमारे लोकेशन में आपने जवाहर नवोदय वगैरह का नाम सुना है, तो जवाहर नवोदय वगैरह का जैसे नाम सुना, उसी तरीके से यह विद्यालय होगा, लेकिन यह मुख्य रूप से क्या होगा, जनजातियों से संबंधित होगा, क्योंकि एकलव्य का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, एकलव्य के अलावा चूंकि जनजाति की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक नाम हमें बार बार याद आता है, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा एक्चुअली हमारे यहाँ पर जनजातियों के भगवान हैं। तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये तिथि घोषित की गई थी, लगे हाथ याद रखिएगा, 15 नवंबर। 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे जनजातियों से संबंधित गौरव दिवस आयोजित करते हैं, क्योंकि भाई ये इनके लिए उपलब्धि है, जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब आयोजित किया जाता है, ये 15 नवंबर को। अब एक बिंदु यहाँ पे क्लियर कर दें, खासा चूंकि हमारी यूपी की जो थारू जनजाति है वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, तो थारू जनजाति के माध्यम से कुछ विशेष कार्य किए गए हैं। क्या कार्य किए गए हैं? तो पहली बात ध्यान रखिएगा, थारू जनजातियों ने अपने खुद के पैसे को बचा करके एक निजी बैंक खोला है। और ये कहाँ पे खोला है? इस निजी बैंक की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलती है आज हमारी यूपी का जो बहराइच नाम का जिला है। तो बहराइच जिले की जब बात की जाए, जहां पर इनकी एक अच्छी खासी संख्या पाई जाती है, वहीं पर इन्होंने एक निजी बैंक खोला है। और इन्हीं थारू जनजातियों की बात की जाए तो इन्हीं के कल्चर को जानने के लिए हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एक योजना चालू की गई, होम स्टे योजना। होम स्टे योजना का पर्याय था कि बहुत सारे लोग जनजातियों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं तब तक पता चला अंधेरा हो गया, तो अब बड़े शहरों की तरफ जाते हैं होटल लेने के लिए। अब एक चीज बताओ, आप होटल में रहोगे तो इनके बारे में क्या जानकारी ले पाओगे? कुछ नहीं। तो सरकार ने कहा एक काम करिए ना, आप उन्हीं के घर पे रुक जाइए। तो जिस तरीके से आप किसी के घर पे रुकते हैं, मेहमान को लोग एक कमरा दे देते हैं, मतलब रूम जहाँ पे वो रहता है, तो जिस तरीके से आप होटल के रूम का किराया देते हैं, उनका रूम का किराया दे देते। फिर आप बाहर जाएंगे, वहाँ खाना वाना खाएंगे, क्यों ना इन्हीं के घर पे खाना खा लें, उनके घर खाना खाएंगे तो उस खाने का आप पैसा दे दीजिएगा। इससे दो काम होगा। पहला काम ये होगा कि उनको थोड़ा बहुत आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा। पहला काम होम स्टे योजना, अपने घर पे जब वो टिकाएंगे।
और दूसरा काम क्या होगा कि आप जिस चीज़ के अध्ययन के लिए गए हैं उनके बारे में जानकारी करने, तो भाई जब उनके साथ सुबह से लेकर शाम देर रात तक बैठेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, तो उनके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होगी। तो इसके लिए भी यह विषय आपका चालू किया गया कि इससे क्या होगा, लोग इनके यहाँ पे जाएंगे इनकी जानकारी हासिल करने, और इनको भी क्या होगा, एक आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होगा। ठीक है। एक विषय और ध्यान रखिएगा, जनजातियों के ही कल्चर को प्रमोट करते हुए हमारे यहाँ पर एक खासा ध्यान रखिएगा, जनजातियों का एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। और इस जनजातीय संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में बलरामपुर जिला। तो बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो वहां पर एक जनजातियों से संबंधित क्या है, संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्लियर है यहां तक बात? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक नाम अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यूपी में तो ऐसे हैं 12 जनजातियां, लेकिन मुख्य रूप से हम एक दो के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित आपके परीक्षा में घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली जनजाति की जब बात की जाए थारू जनजाति, क्योंकि हमारी यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका क्या एक मंतव्य है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा थारू जनजाति जो है वह यूपी की आज सबसे बड़ी जनजाति समूह है, सबसे बड़ी जनजाति समूह है। और इस जनजाति समूह की जब बात की जाए तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा, अगर इनकी बात की जाए तो इनका मंतव्य क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा थारू क्यों कहते हैं। इनका जो मुख्य मानना है, बताया जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है, उस थार के रेगिस्तान के आसपास के रहने वाले इलाकों में यह घुमंतु प्रवृत्ति के रहने वाले कबीले थे। तो वहां पे जब भी सूखा पड़ता, ज्यादा धूप होती, तो ये इधर की तरफ चले आते तराई लोकेशन में। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे ये नदी वगैरह का पूरा दलदली क्षेत्र, ठंडा लोकेशन, तो यहीं पर इन्होंने उत्पादन वगैरह करना चालू कर दिया और यहीं पे बस गए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन होता। तो थार के रेगिस्तान में रहने वाले ये एक तरीके से कह सकते हो घुमंतु कबीले के रूप में रहते थे। लेकिन फिर क्या हो गया, ये तराई रीजन में आते हैं और यहीं तराई में आकर के बस जाते हैं। तो चूंकि ये थार से आए थे, इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, इनको थारू जनजाति नाम देते हैं। अब थारू जनजाति की जब बात की जाए तो तराई, तराई कहां से, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि जो गोरखपुर एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो गोरखपुर एरिया की जब बात की जाए तो गोरखपुर एरिया का जो तराई का क्षेत्र है वहां पर इनकी संकल्पना आपको देखने को मिल जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनका संदर्भ ध्यान रखिएगा, बताया जाता है कि ये अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। किस वंश का? किरात वंश का ये मानते हैं। और इनके थोड़े से बनावट की जब बात की जाए, चूंकि नेपाल के पड़ोस में इनका संदर्भ है, तो ध्यान रखिएगा ये कद में छोटे होते हैं। कद में कैसे होते हैं? कद में छोटे होते हैं। और कद में छोटे होने के अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमारी नाक तो बड़ी है, लेकिन इनकी जब बात की जाए तो इनकी नाक छोटी होती है। नाक छोटी होती है। और नाक छोटी होने के अलावा खासा अगर देखा जाए तो जैसे आपने देखा है गोरा कलर, लेकिन इनका गोरा कलर नहीं, बल्कि इनकी जब बात की जाए तो इनके चमड़ी का जो कलर होता है वो थोड़ा सा पीला होता है। तो चमड़ी का रंग जो होता है वो थोड़ा सा पीले कलर का आपको दिख मिलता है। तो अगर देखा जाए तो किरात वंश से संबंधित है, कद में छोटे होते, नाक छोटी होती, चमड़ी का रंग इनका पीला होता है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पे मुख्य बात ध्यान रखिएगा कि संयुक्त प्रथा आपके परिवारों में देख मिलती है। संयुक्त प्रथा की जब बात की जाए तो परिवार में संयुक्त प्रथा आपको देखने को मिलती है, पहली बात। और दूसरा अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पे एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू त्योहारों से संबंधित मानते हैं और हिंदू त्योहारों के परिप्रेक्ष्य जितने भी त्योहार होते हैं उनका आयोजन करते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक त्योहार इनके यहाँ और होता है जिसको हम कहते हैं बजहर त्योहार। तो बजहर त्योहार भी ये आयोजित करते हैं। लेकिन एक त्योहार आपने सदैव सुना होगा, दीपावली। तो दीपावली की जब बात की जाए तो दीपावली को ये क्या मनाते हैं, दीपावली को यह शोक त्योहार के रूप में आयोजित करते हैं। क्या होता है? दीपावली की जब बात की जाए तो दीपावली को यह शोक त्योहार के रूप में आयोजित करते हैं। इनके यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण कल्चर है, खास करके विवाह का। विवाह की जब बात की जाए तो इनके यहाँ पे विधवा विवाह है। विधवा विवाह है, ये तो हम बहुत अच्छी बात मानते हैं इनके यहाँ पे, क्योंकि जहाँ हमारे, जब हम बात करते हैं पढ़े लिखे समाज में, वहां पर विवाह में विधवा विवाह नहीं था। आपने पुराने समय में देखा होगा सती प्रथा का कितना चलन था, लेकिन इनके यहाँ पे तब भी विधवा विवाह विद्यमान था। तो आज अगर देखा जाए तो उस दशा से ये काफी यूनिक है। और विधवा विवाह जब होता है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके यहाँ पे बड़े स्तर पे खाने पीने का प्रोग्राम होता है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसे क्या नाम दिया जाता है? लठ भारवा भोज के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है,
तो लठ भरवा भोज की जो संकल्पना है वह इनके यहाँ पे जब कभी भी विधवा विवाह होता है तो उस टाइम पे यह दिया जाता है। हालांकि विवाह के कल्चर में ध्यान रखिएगा, इनके यहाँ पे एक विवाह और होता है जिसको हम नाम देते हैं बदला विवाह। बदला विवाह का संदर्भ यही होता है कि मान लीजिए जिस घर से लड़की है तो उसके घर में अगर कोई लड़का होगा तो जहाँ पे इनकी शादी हो रही है, मतलब आपस में अदला बदली कि इनके घर की लड़की उनके घर जाएगी और उनके घर की लड़की इनके घर आएगी, आपस में बदला कर लेते हैं। तो यह नाम आपको दिख मिलता है। सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम चालू किए गए, जैसे आपने नाम सुना होगा थारू विकास परियोजना। थारू विकास परियोजना की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा चालू किया गया है। कब चालू किया गया है? तो ये 2 अक्टूबर सन 1980 को। तो 2 अक्टूबर सन 1980 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या किया गया है, इस विषय को आपका चालू किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो बाकी और कोई सेशन होता है, बाकी और कोई संदर्भ होता है तो उसको भी आप तक हम यहाँ पे प्रेषित करेंगे। बाकी आप सबसे बार बार यही कहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पे जुड़े हैं तो पहली बात तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक कवर करते हुए हम इस थ्योरी के माध्यम से हर एक विषय के हर एक टॉपिक को आपके साथ क्या करेंगे, कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर दीजिएगा। हमारी पूरी एक संकल्पना है, पूरा एक उद्देश्य है कि आपके परीक्षा तक आपको इस विषय में बिल्कुल पारंगत कर दिया जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पे आपके साथ रोज सुबह 8 बजे उपस्थित होते हैं। एक एक टॉपिक एक एक दिवस में हम कवर करते हैं। बाकी पिछले संदर्भों को भी ध्यान रखिएगा, पिछले टॉपिक्स को भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने कई सारे बिंदु आपके कवर करा रखे हैं। शायद आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन आप यूट्यूब पे जब जाते हैं ना, कुछ नहीं करना है, आपको एक नाम लेना है GK GS बाई अमित पांडे। तो जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं ना, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत सारे बिंदु देखने मिल जाते हैं। आप देखिए ना, जैसे कल ही हमने जनगणना कराई थी, फिर आपके GI टैग, प्रमुख विश्वविद्यालय, एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रमुख मंडल संभाग, उत्तर प्रदेश के नगर निगम, सिटी पार्क, लोक नृत्य, आपके वन रिपोर्ट, रामसर स्थल, यूनेस्को साइट, वन्य जीव विहार, आपके यूपी में कौन व्यक्ति क्या है, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख मेले, मतलब ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की बात करें। तो इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि इस चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको क्या होगा, इसके बारे में पूरी एक समग्र सूचना प्राप्त होती होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के विषय बिंदु को यहीं विराम देते हैं। बाकी अगले टॉपिक के साथ अगले दिवस में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।